मौजों के इत्तिहाद का आलम न पूछिए, खतरा उठा और उठ के समुंदर उठा लिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 5 अगस्त ये तारीख पिछले 3 सालों से बीजेपी के लिए काफी अहम थी, क्योंकि पहले 2019 की 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 मोदी सरकार ने वापस लेकर उसका विशेषाधिकार खत्म कर दिया, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके अगले साल यानी 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में किया। इस तरह अरसे से चले आ रहे भाजपाई एजेंडे के 2 महत्वपूर्ण काम 5 अगस्त की तारीख को समाप्त हो गए। बीजेपी की दिली ख्वाहिश रही होगी दोस्तों कि आजादी के अमृतकाल वाले 5 अगस्त यानी इस साल वाले 5 अगस्त को वो अपने लिए कुछ और ऐसी ही उपलब्धि जोड़ती, और ये भी ना होता तो कम से कम इस तारीख को अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए तो चुन ही लेती। तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी बीजेपी इस दिन बना सकती थी, लेकिन शायद विरोधियों की घेराबंदी में बीजेपी के चिंतक और रणनीतिकार ऐसे उलझे होंगे कि उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आया होगा, और इसमें बाजी मार ले गई कांग्रेस पार्टी। जी हां, मतलब 2022 की 5 अगस्त की तारीख को अब कांग्रेस के नाम के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। अगले साल या उसके अगले साल या आज़ादी के 100वें बरस तक अब ये बात भी याद की जाएगी कि कैसे 5 अगस्त को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। 5 अगस्त की तारीख को आने वाला वक्त इसलिए याद रखेगा कि कैसे प्रियंका गांधी को पुलिसकर्मियों ने सड़क पर घसीटा था। 5 अगस्त की तारीख इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि इस दिन राहुल गांधी ने मीडिया को भरी सभा में कायर ठहराया था और मीडिया ने उसे सच साबित करके दिखाया। इस तरह 2019 और 2020 की 5 तारीख को मोदी और शाह की बीजेपी ने अपने लिए जो राजनीतिक बढ़त हासिल की थी, उसे 2022 की 5 अगस्त को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ खड़े सभी कांग्रेसियों ने बुरी तरह से मात दी थी। वैसे देखा जाए तो बीजेपी ने मात खाने का रास्ता खुद चुना था। आ बैल मुझे मार वाले अंदाज में बीजेपी जनता के सब्र की परीक्षा लिए जा रही है। जिस महंगाई को लेकर कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल किया, उस महंगाई का अस्तित्व है, यही सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन महंगाई है, यह जनता भी महसूस कर रही है और आरबीआई भी। इसीलिए एक बार फिर रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। जीएसटी को बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नुकसान भी जनता को ही उठाना पड़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा देश का माहौल भी बिगड़ रहा है। गौरक्षा के नाम पर मुसलमान को निशाना बनाने का अपराध रुक नहीं रहा है और जातिगत भेदभाव तो बढ़ता ही जा रहा है। इतने सब के बावजूद बीजेपी इस मुगालते में है कि 2024 में उसकी आसान जीत होगी, जबकि कांग्रेस उसकी सत्ता को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे मजबूत हो रही है कांग्रेस और क्या बीजेपी के हाथ से जाएगी 2024 की सत्ता। शुरुआत करते हैं लेकिन कांग्रेस के टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली तारीख यानी कि 5 अगस्त 2022 से। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कुछ विजुअल्स को। दो दिन पहले यानी शुक्रवार 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर इस तरह की सैकड़ों तस्वीरें चलती रहीं। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले से किया था। कांग्रेस के साथ जनता का कितना बड़ा वर्ग जुटता या केवल कांग्रेसी सड़कों पर रहते, इस सवाल में उलझे बिना बीजेपी ने पहले ही इस विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को फ्लॉप करने की तैयारी कर ली। लेकिन बीजेपी का ये दमन कांग्रेस के विरोध को सुपरहिट साबित कर गया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। संसद में कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दिखलाया। कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई। पहले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद कई और कांग्रेसी भी गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ पुलिस ने सही व्यवहार नहीं किया तो राहुल गांधी खुद उनके बचाव में आ गए। इसके बाद प्रियंका गांधी के साथ भी जमकर बदसलूकी हुई। उन्हें जबरदस्ती रोका गया, उनके कपड़े खींचे गए और तो और उन्हें सड़क पर घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले जाया गया। इन तस्वीरों से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। महंगाई को लेकर देश किस कदर परेशान है, कांग्रेस ने बस इस परेशानी और उस पर सरकार की चुप्पी को जनता के बीच उजागर किया और सोनिया, राहुल, प्रियंका के आंदोलन से सारा देश आंदोलित दिखा। पुलिस की तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई, उसे भी सबने देखा और मीडिया को भी मजबूरन उन तस्वीरों को दिखाना ही पड़ा।
लेकिन बीजेपी को शायद इस तरह के दमन पर कोई अफसोस नहीं है। तभी तो पहले उसके थके हारे नेता इस आंदोलन को बेकार बताने में जुटे रहे और शाम तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा संभालने आना पड़ा। तो आजादी के अमृत महोत्सव के बीच कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को उसके शासन के काले पक्ष की तरफ ध्यान दिलाया तो बीजेपी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। पहले तो रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के थके हारे नेता को कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का दम दिखाने के लिए आगे किया गया। प्रसाद यानी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़क पर है। उनकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के पिट्ठू न्यूज चैनलों यानी कि गोदी मीडिया और एंकर्स ने अपने शाम के कार्यक्रम यानी कि प्राइम टाइम में बहुत सारी बातें की और प्राइम टाइम में उन्होंने ईडी की लड़ाई महंगाई पर आई जैसे शीर्षक लगाए। 2000 के नोट के चिप का दावा करने वाली एक एंकर ने इस बार इस बात की पड़ताल की कि कांग्रेस ने सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें किस शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया। एंकर ने अपनी पड़ताल में बताया कि 33 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने 15 बार महंगाई का जिक्र किया, जबकि 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस और लोकतंत्र के खात्मे जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यानी एंकर को इस बात की तकलीफ है कि असल मुद्दे वाले शब्द महंगाई को केवल 15 बार कहा गया, लेकिन ऐसे चिप लगाने वाली एंकर इस बात पर एक भी प्रोग्राम नहीं करेंगे कि संसद में महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार ने 15 बार भी चर्चा क्यों नहीं की। वैसे अमित शाह और योगी यानी आदित्यनाथ योगी जैसे दिग्गज भाजपाइयों को इस बार कांग्रेस के विरोध के साथ साथ काले लिबास से भी तकलीफ हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा ले आई। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस का प्रदर्शन राम मंदिर विरोध का संदेश देने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए था। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, हर रोज वो यानी कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीजमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का न तो किसी को तलब किया है, न पूछताछ की है और न ही रेड हुई है। अचानक ही कांग्रेस ने आज कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता कि विरोध का कार्यक्रम आज क्यों दिया गया है। हर रोज जो विरोध के कार्यक्रम होते थे अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी इस समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था। कहीं पर भी देश में न तो दंगा हुआ था और न ही हिंसा हुई थी। कांग्रेस ने आज का दिन इसलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अमित शाह की तर्ज पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस सामान्य पोशाक में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। ये राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को आज के अयोध्या दिवस के रूप में चुना, जो राम जन्मभूमि के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इन दोनों के लगभग एक जैसे बयानों में फिर से कांग्रेस को राम विरोधी दिखाने की कोशिश की गई। इन दोनों ने महंगाई या बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं की और राम मंदिर को फिर से भुनाने की कोशिश की, जिससे पता चलता है दोस्तों कि बीजेपी भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से हिल गई है। तभी तो उसने फिर से राम मंदिर के भावनात्मक कार्ड को चल दिया ताकि जनता के बीच कांग्रेस को लेकर के गलत मैसेज जाए। हालांकि प्रियंका गांधी ने यहां भी बीजेपी को मात दे दी। एक ट्वीट में रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लिखते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, देश भर के गरीबों और मध्य वर्ग के ऊपर पड़ रही महंगाई की मार के खिलाफ लड़ना जन अनुरागी भगवान राम का दिखाया हुआ रास्ता है। जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वो भगवान राम पर वार करता है। जो महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहता है वो लोकनायक राम और भारत के जन का अपमान करता है। तो इस तरह प्रियंका गांधी ने बीजेपी को ही राम के नाम का गलत इस्तेमाल करने के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे बीजेपी जनता के दर्द से बेरुखी दिखलाने के लिए भी कटघरे में है, जिसमें पिछले दिनों संसद में जिस तरह बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने यह साबित करने की कोशिश की महंगाई है ही नहीं, उससे बीजेपी की नीयत पर सवाल उठते हैं। और इस बार सवाल बीजेपी के भीतर भी उठ रहे हैं दोस्तों। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं।
6 अगस्त को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? इसके साथ वरुण गांधी ने एक चार्ट के जरिए बताया है कि पिछले 5 सालों में 9,91,540 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज डूबा है और ये जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दी है। एक दूसरे चार्ट में वरुण गांधी ने सबसे बड़े 10 डिफॉल्टर्स का नाम भी दिखाया है। यानी एक तरफ सरकार ये मान रही है कि लगभग 10 लाख करोड़ की बैंकों की राशि कुछ बड़े कर्जों में डूब चुकी है और दूसरी तरफ यही सरकार संसद में तर्क दे रही है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त का भोजन ले रहे हैं, तो उन्हें सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा, आज हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का भोजन दे रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें बधाई नहीं देना चाहिए? वहीं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि आम जनता की थाली सरकार ने भर दी है। न सिर्फ थाली भर दी है, बल्कि गरीब के घर में बैंक का खाता पहुंचा दिया है, बिजली पहुंचा दी है, शौचालय पहुंचा दिया है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा भी दे दिया है। तो फिर कौन सी महंगाई? और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जब रुपए की गिरती कीमत को लेकर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय रुपए दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो कितनी आसानी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि रुपया दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन यही बीजेपी 2014 के पहले यानी यूपीए सरकार के वक्त रुपए की कीमत जरा भी कम होने पर सरकार को घेरने से बाज नहीं आती थी। 2014 के चुनावों में मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था। मनमोहन सिंह सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने 2G घोटाले का जिक्र कई बार किया था और यूपीए सरकार के मंत्रियों को दागदार बताया था। हालांकि यूपीए सरकार के मंत्रियों पर लगे आरोप तो साबित नहीं हुए, बल्कि अब खुद बीजेपी पर भी आरोप लग गए हैं। वही आरोप, 2G वाला आरोप अब 5G पर। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक चली। इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि अनुमान था कि 5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पर पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने खुद अनुमान लगाया था कि 5G 5 लाख करोड़ का बिकेगा, लेकिन अब इसकी नीलामी 1.5 लाख करोड़ रुपए में हुई है। 3 अगस्त को ए राजा ने इस मामले में जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा, जब मैंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को केवल 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की सिफारिश की थी, तो तत्कालीन कैग विनोद राय ने कहा था कि सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अब 51 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम कम कीमत में बेचा जा रहा है। आपको बता दूं कि ए राजा यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे और कथित 2G घोटाले में आरोपी बनाए गए थे। इस मुद्दे को बीजेपी ने 2014 के आम चुनावों में खूब भुनाया था, जबकि 2017 में दिल्ली की एक अदालत ने ए राजा को 34 अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई किसी भी आरोपी के खिलाफ किसी भी आरोप जो इसकी सोची समझी चार्जशीट में लगाए गए थे को साबित करने में बुरी तरह विफल रही। यानी यूपीए सरकार पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे वो गलत थे। अब ए राजा ने मोदी सरकार पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में वर्तमान टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कई बैंड्स की बिक्री नहीं हुई है और जो नहीं बिका है वो सरकार के पास है। ये घोटाला कैसे हो गया? तो मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि जो बिका ही नहीं उस पर घोटाला कैसे हो सकता है? दोस्तों, यही सवाल तो 2G घोटाले पर भी किया जाना चाहिए था। जिस घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है उसे घोटाला कैसे बता दिया गया? जाहिर है कि यूपीए सरकार को बदनाम करने और मोदी जी को सत्ता में लाने के इरादे से सारा खेल रचा गया है। देश को अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाते हुए बीजेपी ने जितने वादे किए, जितने दावे किए, सबकी सच्चाई एक एक करके खुल चुकी है। न किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, न काला धन वापस आया, न 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले और न यूपीए सरकार पर कोई भ्रष्टाचार साबित हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस के शासन पर और उसकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस वक्त एक सक्रिय और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा करके जनता की तकलीफों को सरकार के सामने रख रही है और सरकार इसे भी दबाना और कुचलना चाह रही है। कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले मोदी जी को अपने वो वादे याद करना चाहिए जो उन्होंने कुछ साल पहले किए थे कि 2022 की 15 अगस्त तक हर किसी के पास पक्का मकान होगा। मकान का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इस वक्त देश की बुनियाद जो हिल चुकी है,
क्या मोदी सरकार उसे मजबूत कर पाएगी? क्या हर किसानों की आय दोगुनी हो गई? ऐसे बहुत सारे सवाल इस 15 अगस्त पर पूछे जाने चाहिए इस सरकार से, लेकिन सरकार है कि चुप है। खैर, शायर हफीज जालंधरी ने ठीक ही फरमाया है कि आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए, आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए आदमी मजदूर है राहें बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।